अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे ही थोड़ा लेट हो चुका है, सो मैं दावत देना चाहूँगा इब्राहिम भाई को। मोहम्मद इब्राहिम जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, उन्होंने अपना मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किया कवेंट्री यूनिवर्सिटी यूके से, और अभी डायरेक्टर दुनिया कंसल्टेंसी भी हैं। तो इब्राहिम भाई, यू हैव द स्टेज नाउ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है जी मेरी? मुझे बस ये कोई बता दे कि आवाज़ आ रही है या नहीं, तो ताकि फिर मैं कंटिन्यू कर सकूँ इसको। जी जी, आ रही है इब्राहिम भाई। चलें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया स्टडी एट प्रोजेक्ट NAD यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आपने वैसे तो मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा ही दिया है। मोहम्मद इब्राहिम मेरा नाम है। कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, और डायरेक्टर दुनिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हूँ। दुनिया कंसल्टेंट्स के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि इट्स अ एजुकेशनल कंसल्टेंसी हैविंग इट्स ऑफिसेज इन 10 cities of Pakistan, इंक्लूडिंग कराची एज वेल। 10 से ऊपर कंट्रीज़ के ऑपरेशंस हैं हमारे पास, जिसमें से यूके इज़ वन ऑफ देम। तो आज चूँकि सेशन आप लोगों ने स्टडी इन यूके के हवाले से रखा है, तो हम सारी गुफ्तगू भी यूके के हवाले से ही करेंगे। सबसे पहले ये कि यूके है क्या और ये कहाँ पर मौजूद है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। यूके एक यूनिटरी स्टेट है जिसमें 4 कंट्रीज आते हैं। स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और वेल्स है। बिल्कुल अगर आप मैप पे देखें तो यूरोप के थोड़ा सा ऊपर एक जजीरा आपको नज़र आएगा, तो वो यूके है। और यूरोप का हिस्सा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा 2019 ऑनवर्ड्स। पहले यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा हुआ करता था, शेंजन जोन में भी आता था, लेकिन आफ्टर द ब्रेक्जिट ये शेंजन जोन और यूरोपियन यूनियन से निकल चुके हैं। इसमें बहुत सी जो इन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ हैं वो दी हुई हैं अपनी पार्लियामेंट को, और लेकिन कुछ ना कुछ जो अथॉरिटीज़ हैं लोकली वो आप कह लें कि इन मुल्कों के पास भी हैं, यानी कि स्कॉटलैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के पास। स्कॉटलैंड का जो दारुल हुकूमत है वो एडिनबरा है, वेल्स का बेलफास्ट है, वेल्स का सॉरी कार्डिफ है, और नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट है। तो कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ उनके पास भी। आपने कुछ दिनों पहले एक नाम सुना होगा कि स्कॉटलैंड का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट मिनिस्टर जो है वो एक पाकिस्तानी डिसेंट का बंदा बन गया, मियाँ चन्नू से उसका ताल्लुक था। तो इस तरह ये कुछ ना कुछ उन्होंने जो अथॉरिटीज़ हैं वो नीचे भी डिवॉल्व की हुई हैं, दी हुई हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पे जो कि स्टडी इन यूके है उसके ऊपर आते हैं। थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी था कि यूके है कहाँ, क्या और कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसके हवाले से एक और बड़ी अहम बात यूके के हवाले से कि ये दुनिया की 6ठी बड़ी इकॉनमी है। तो जितनी बड़ी इकॉनमी होती है उतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है उसके अंदर, अपने अंदर लोगों को समाने का, और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोगों के पास कि वो उस इकॉनमी में जाके फिट इन हो सकें और अपना मुस्तकबिल बना सकें। अगर मैं आपको एजुकेशन के हवाले से ये बताऊं तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो ये दुनिया के वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनको बने हुए भी 700-800 साल हो चुके हैं, और काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के वाले से भी देखा जाए तो जिस यूनिवर्सिटी को बंदा देखता है तो बंदे को पता लगता है कि अच्छा ये 100 साल पुरानी है, ये 70 साल पुरानी है, ये 150 साल पुरानी है, ये 200 साल पुरानी है। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा रिच है और ओल्ड भी है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अगर पढ़ने के लिहाज से बात की जाए तो जो दुनिया के 2 बड़े मुल्क हैं पढ़ने के लिहाज से, वो यूएसए और यूके। तो ये बड़े अच्छे मुल्क हैं और रिच हिस्ट्री भी रखते हैं एजुकेशन के हवाले से, और वैसे भी इनका कल्चर बड़ा रिच है। यूके तो खैर चूँकि उसकी हुकूमत बर्रे सगीर पर भी रही है, फिर उसके बाद श्रीलंका है, या फिर उससे आगे मलेशिया है, हांगकॉन्ग है, ऑस्ट्रेलिया पर भी कुछ अर्सा उनकी हुकूमत
रही, फिर वहाँ से अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो कनाडा और यूएसए के ऊपर भी कुछ ना कुछ वो ये दोनों कंट्रीज उनके ज़ेर तसल्लुत है। तो दुनिया का बहुत बड़ा इलाका है जो उनके अंडर रहा है, और अपनी इस हिस्ट्री की वजह से वो पहचाने जाते हैं। इस वजह से उनका कल्चर भी बड़ा रिच किस्म का है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है। खैर, अगली बात की तरफ चलते हैं कि यूके में स्टडी कौन कौन कर सकता है, किस किस को अलाउ है, कौन से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा सकते हैं। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ ये कहती हैं कि आपने अगर हाई स्कूल की एजुकेशन ली है, यानी कि एटलीस्ट इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, तब वो कंट्रीज़ आपको अपने मुल्क के अंदर एडमिशन देती हैं। लेकिन यूके जो है, अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है या मेट्रिकुलेशन भी की हुई है, तब भी आप यूके में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। बहुत थोड़ी उसकी परसेंटेज है, और बहुत थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस हवाले से मैट्रिक के बाद, लेकिन बहरहाल मौजूद है। उसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट के बाद ही मूव करते हैं किसी भी मुल्क से, किसी भी मुल्क के अंदर। तो यूके में भी इस तरह ही होता है। और उससे अगली बात अगर की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, और मेरे नज़दीक भी जो यूके सबसे अच्छी अगर आपको स्पेस देता है और आपको पढ़ने के मौके देता है, और जो सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो उन स्टूडेंट्स को मिलती हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, यानी कि जिन्होंने यहाँ से 16 ईयर एजुकेशन पाकिस्तान से कंप्लीट की होती है। हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की होती है पाकिस्तान से, उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अमूमन यूके के अंदर। उसकी वजह क्या है? अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यूके के अलावा दुनिया किसी और मुल्क में नहीं मिलते हैं। मसलन सबसे पहली बात ये कि यूके में मास्टर्स जो है वो 1 ईयर का होता है, और बाकी पूरी दुनिया के अंदर मास्टर्स जो है वो 2 ईयर्स का होता है। और वही मास्टर्स जो 1 ईयर आप यूके में कंप्लीट करते हैं वो इक्विवेलेंट टू एमफिल होता है पाकिस्तान में, और उसके बाद पूरी दुनिया में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि बहुत पढ़ लिया है, अब मजीद पढ़ने की गुंजाइश नहीं है और स्टेमिना भी नहीं है। तो यूके एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ थ्रो करता है कि चलें ठीक है, आप अपना मास्टर्स 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कर लें। तो ये एक बड़ी एक मज़ेदार बात लगती है कि चलें ठीक है यार, मास्टर्स भी कर लेंगे और विद इन ईयर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है यूके की एजुकेशन का। अच्छा, और जो यूके की एजुकेशन सिस्टम के प्लस पॉइंट्स हैं, उनमें ये है कि वैसे तो यूके में ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 140-150 के करीब यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। कुछ तो रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत शानदार यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप को मौका मिले तो उन्हीं में पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर उसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उनमें एडमिशन नहीं हो रहा या उनके फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो रहे, तो आपके पास चांस नहीं है, मौका नहीं है। और भी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, और वो बड़ी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, और उनके अंदर आप इजीली जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि चूँकि 1 साल का मास्टर्स होता है, तो 1 साल की फ़ीस देनी होती है। तो फ़ी के हवाले से भी यूके थोड़ा-सा आप कह लें कि अफोर्डेबल बन जाता है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज़ में। ज़्यादातर तो वैसे फ्री एजुकेशन होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में अगर फ्री एजुकेशन नहीं है, तो उस हवाले से भी यूके अफोर्डेबल बन जाता है। क्योंकि 1 साल का मास्टर्स होता है, 1 साल की फ़ीस देनी होती है, तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि हमें दूसरे साल की फ़ी भी देनी है, क्योंकि 1 साल के अंदर मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है, तो अफोर्डेबल बन जाता है। अच्छा, ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर आपको अगर एंट्री रिक्वायरमेंट्स में ये मिलता है कि आप 2.6 से कम सीजीपीए ना हो, और कुछ कंट्रीज़ में तो बहरहाल ये भी होता है कि 3.0 से कम सीजीपीए ना हो। ये डिपेंड भी करता है कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल कंट्रीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो यूके के अंदर भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यही कहती हैं कि 2.6 से आपका कम सीजीपीए ना हो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर्स के लिए आना है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऐसी भी मिल जाती हैं कि जो कहती हैं कि चलें ठीक है, अगर आपका 2.6 से नीचे सीजीपीए है, लेकिन आपकी परसेंटेज 60 से ऊपर बन रही है या 55% से ऊपर बन रही है, तो हम आपको एडमिशन दे देते हैं। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इस लिहाज से मिल जाती हैं आपको। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल रही होती। अच्छा, फिर एक और बड़ी इसकी अहम चीज़ है कि मल्टीपल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो हैं वो यूके एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप कनाडा की तरफ जाएं तो आपको अमूमन पीटी या आइल्स, पीटी भी खैर उन्होंने अभी एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, वरना वो पहले पीटी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। अगर आप अमेरिका की तरफ जाएं तो सैट भी करना पड़ जाता है, कभी कभार जीआरई भी देना पड़ जाता है, और अगर ये ना देना पड़े तो आइल्स पीटी तो लाजमी करना पड़ जाता है।
खैर वहाँ पर डुओलिंगो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएँ तो पीटी, आइल्स आपको फिर वही दोनों टेस्ट देने ही पड़ते हैं। लेकिन यूके के अंदर आपके पास मल्टीपल ऐसे टेस्ट मौजूद हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के जो आपको देखे जा सकते हैं। पीटी भी देखे जा सकते हैं, आइल्स भी है, लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है, डुओलिंगो है, फिर उसके बाद लिंग्वा स्किल है, फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं जो कि आपको आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यानी कि आपने अगर अपनी लास्ट डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ी है तो वो आपको एग्जम्पशन दे देते हैं कि ठीक है आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दें और बगैर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिए आ जाए। और फिर यूके की कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको इंटरनल इंग्लिश टेस्ट भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि आपने उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे दिया, वो पास कर लिया, आईएलटीएस नहीं है, इट्स ओके, वो आपको एडमिशन भी दे देती हैं और एडमिशन देने के बाद एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है, यूके की एक बड़ा प्लस पॉइंट है। एक और उसका बहुत एडवांटेज है कि मल्टीपल इनटेक्स हैं यूके में। खैर और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मल्टीपल इनटेक्स हैं, लेकिन यूके में थोड़ी सी इससे भी ज़्यादा है। यानी कि जो इनकी मेजर इनटेक है वो तो सितंबर ही होती है, लेकिन जनवरी में भी ये इनटेक ऑफर कर रही होती हैं यूनिवर्सिटीज़। फिर उसके बाद मई जून में भी ऑफर कर रही होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जुलाई में कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अप्रैल मई में कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अक्टूबर में कर देती हैं। लेकिन मेजर 3 ही इनटेक्स चल रही होती हैं। सबसे बड़ी तो सितंबर इनटेक, फिर जनवरी इनटेक और उसके बाद मई इनटेक। तो मल्टीपल इनटेक्स की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास मौजूद होती है यूके के अंदर। कभी-कभार ऐसा होता है कि एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, नहीं हो पाया, कोई मसला मसाइल बन गया, लेट हो गए। तो ये नहीं है कि अब आपको 1 साल पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा, बल्कि नई जो नेक्स्ट इनटेक आ रही है, उसमें आप एडजस्ट भी हो जाते हैं और चले जाते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो यूके के जो लोग हैं या बड़े फ्रेंडली किस्म के, रेसिज्म बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। मैं खुद भी यूके में रहा हूँ जितना अरसा, 1.5 साल तकरीबन, तो कभी एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिसमें मुझे ये महसूस हो कि मैं मुसलमान हूँ या मैं कलर्ड पीपल में से हूँ, और यानी कि नमाज़ पढ़नी है या फिर अपनी इबादत करनी है, अपने शायर पे अमल करना है, अ, कुछ भी इस हवाले से। तो कभी भी किसी भी किस्म की रेसिज़्म का वाक़या नहीं पेश आया। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ये कम ही है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी आपको सुनने को वाक़यात मिल जाते हैं। यूके में मिल जाते हैं, लेकिन बहरहाल एज़ ए इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ही कम वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिनसे आपको वास्ता पड़ता है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी अहम बात है यूके की कि वेदर बहुत मॉडरेट किस्म का है। यानी कि अगर आप देखें, कनाडा का वेदर तो एक्सट्रीम है। यूरोप के जो नॉर्थ में जो कंट्रीज़ पाए जाते हैं, फ़िनलैंड है, डेनमार्क है, उनका बड़ा एक्सट्रीम वेदर है। ऑस्ट्रेलिया में भी कभी-कभार वेदर काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अमूमन वैसे वहाँ पे अच्छा वेदर रहता है। तो यूके का वेदर भी बड़ा मॉडरेट किस्म का है। सर्दियों में ज़ाहिर है कि सर्दी ठीक-ठाक होती है, शदीद होती है, लेकिन वो लंबा अरसा नहीं रहती। और ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल जैम हो जाए। तो ज़िंदगी बड़े ईज़िली और बड़े स्मूथ अंदाज़ में गुज़र रही होती है और चल रही होती है। कल्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा रिच कल्चर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बड़ी पुरानी हैं। तारीख़ है, हिस्ट्री है, अपनी एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा वो रिच हैं। रिसर्च बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है कि जब इतने पुराने टीचर्स और इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे मौजूद हों, तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो बड़ा बेहतरीन रहता है और कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी जो मिल जाती है, जो कि आपकी लाइफ़ चेंजिंग हो जाती है। तो इस लिहाज से ये बड़ा बेहतरीन हो जाता है आपके लिए। अच्छा, स्टूडेंट्स अमूमन देख रहे होते हैं कि भई ये सब बातें तो ठीक हैं। हमें ये भी बताएँ कि कोई स्कॉलरशिप्स भी हैं या नहीं? अच्छा, स्कॉलरशिप्स के हवाले से यूके जनरस है। ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज़ कोई ना कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप दे ही रही होती हैं। कोई यूनिवर्सिटी 2000 पाउंड का दे रही है, कोई 3000 पाउंड का दे रही है, कोई 5000 पाउंड का दे रही है, और इससे बढ़कर कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान स्पेसिफिक स्कॉलरशिप उन्होंने अनाउंस किए हैं। और वो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या ना हो, आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, तो आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। और वो भी बड़े जेनरस किस्म के होते हैं। 5000 पाउंड का स्कॉलरशिप है, 4000 पाउंड का स्कॉलरशिप है। मतलब आप देखें कि आपको 1 साल का मास्टर्स है और उस 1 साल के मास्टर्स के अंदर अगर फ़र्ज़ करें आपकी फ़ीस जो है 17-18,000 पाउंड्स है और उसमें से आपको 4-5,000 पाउंड का स्कॉलरशिप मिल जाता है।
विच इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 16-17-18 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, तो एक ठीक-ठाक अमाउंट होती है। अच्छा, इन कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के अलावा भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। वो कम्पिटिटिव होते हैं, लेकिन बाहर अगर आपका अच्छा स्कोर है, 3.5 से ऊपर सीजीपीए है, तो कई यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर कर देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 3.7 से ऊपर सीजीपीए है तो वो ऑफर कर देती हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो 3 से ऊपर सीजीपीए है तो उनको वो ग्रांट 30% का स्कॉलरशिप हर सूरत ऑफर कर ही देती है। अब ये आपको अपनी आप फर्ज करें आप 100% स्कॉलरशिप नहीं भी अर्न कर पाते, 50% कर लेते हैं, 40% कर लेते हैं या 30% इवन कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है आपकी फी में से जो कि आप की निकल जाती है और डिडक्ट हो जाती है, और पीछे बहुत थोड़ी फी रह जाती है जो कि आपने पे करनी होती है। अब वो जब आप उसमें से भी हाफ फी पे करके यहाँ से चल जाते हैं, तो आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होता, और आप बाकी की फी वहाँ पे मैनेज भी कर सकते होते हैं अर्निंग करके, जो कि पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं। और अगर ना भी कर पा रहे हो तो आपके जो अगले 2 साल जिनको पे आपको पीएसडब्ल्यू मिलना है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलना है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता ही मिलता है, तो उसमें भी अपन कर लेते हैं। अच्छा, इसी से नेक्स्ट चीज़ जो स्कॉलरशिप्स के साथ मैंने बात कर भी दी है कि जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं या नहीं होती। अब ये बड़ी अहम बात होती है स्टूडेंट्स के लिए, ज़ाहिर है स्टूडेंट्स चाह रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ये भी सोच भी रहे होते हैं, और वहाँ का कल्चर भी कुछ इस तरह का है कि अगर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पार्ट टाइम जॉब ना कर रहा हो। बेशक वो लोकल है, इंटरनेशनल है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, इंग्लिश है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, जहाँ से भी आया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कल्चर वहाँ पर ये है कि वो पार्ट टाइम जॉब लाज़मी कर रहे होते हैं, और सारे स्टूडेंट्स ही जॉब कर रहे होते हैं। तो अब पार्ट टाइम जॉब का कल्चर भी है और पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल भी है, और ठीक-ठाक अवेलेबल है। यानी कि किसी स्टूडेंट को मैंने ये नहीं देखा अपने वहाँ पर जितना भी अर्सा में रहा हूँ, और कि उसको जॉब ना मिली हो और पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल ना हो। लाज़मन मिलती है, लाज़मन मिल जाती है, कोई इश्यू ही नहीं होता इस हवाले से। चूँकि कल्चर भी है और हर रेस्टोरेंट भी ये देख रहा होता है, और जॉब्स के हवाले से अगर बात की जाए तो और जॉब्स के हवाले से बहुत सी जॉब्स मिल जाती हैं, रिसेप्शन पे मिल जाती हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सी जॉब्स ऑफर कर रही होती हैं, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सी और जॉब्स मिल रही होती हैं। इवन यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, वो बहुत सी जॉब्स दे रही होती हैं, वॉलंटियर वर्क दे रही होती हैं। अब ज़ाहिर है कि वहाँ पे अमूमन स्टूडेंट यूनियंस पेड होती हैं। यूके में जितनी भी स्टूडेंट यूनियंस हैं वो पेड होती हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को प्रॉपर बनता तो वो इलेक्शन ही के ज़रिए है, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है या वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है या सेक्रेटरी बन जाता है या जो भी टीम मेंबर है उनका, तो अमूमन यही होता है कि वो यूनिवर्सिटी उनको उनकी स्टडीज़ को वहाँ पर रोक देती है। उनको स्पेटिकल ऑफिसर के तौर पर अलहदा से वीज़ा ग्रांट किया जाता है अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, और उनको फिर वहाँ पर जॉब दी जाती है। यानी कि वो एज ए प्रेसिडेंट अगर स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है तो वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट तो वो जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर उन्हें पे किया जाता है, और अच्छा पे किया जाता है, यानी कि कोई ऐसी पे नहीं होती, ऐसी सैलरी नहीं होती कि जो कम हो। एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा हैंडसम पैकेज इनको दिया जा रहा होता है एज ए प्रेसिडेंट या एज ए वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। तो वैसे भी और जॉब्स अवेलेबल होती हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी होती हैं, स्टूडेंट यूनियन के अंदर भी होती हैं। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है और जॉब्स करने की, और चूँकि कल्चर भी है तो सब लोग कर भी रहे होते हैं, तो कोई ऑड भी नहीं लग रहा होता कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, सारे कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो एक अच्छी चीज़ होती है ये। अच्छा, एक और बड़ा अहम पॉइंट है यूके का, और वो ये है कि इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। जब से ब्रेक्ज़िट हुआ है, यूके की वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 99% है। वीज़ाज़ रिजेक्ट नहीं हो रहे, बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं हो रहे। और अगर इसके मुकाबले में आप यूएसए की देखें तो वो कम है, कनाडा की कम है, ऑस्ट्रेलिया की कम है, जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी कम है इवन। लेकिन यूके की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, 99% वीज़ा रेशो है, यानी कि ऑलमोस्ट ग्रांटेड है वीज़ा आपका। ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सी ऐसा नहीं होता कि आप किसी मुल्क के अंदर पढ़ने जा रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल ईज़ी है, और आपको कोई मसला हो ही ना। प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको फेस करना होता है, उनको ओवरकम भी करना होता है। लेकिन अगर वीज़ा रेशो के हवाले से बात की जाए तो अमूमन यही है कि वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, और ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट हो ही जाता है। गिवन आपने अपना केस अच्छे अंदाज के अंदर पेश किया हो और सारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की भी हो, जो आपको गाइडलाइंस हैं यूके वीआई की वो आपने फॉलो की नहीं हो, तो बहुत कम चांस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो।
तो ये एक बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूके के अंदर इस हवाले से इस वक़्त कि आपकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। तो आपको नहीं समझ आ रही कि अगर मैं किसी यूरोपियन कंट्री का करूँ, अमेरिकन कंट्री का करूँ, मैं कनाडा का करूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का करूँ या कहाँ का करूँ, यूके का करूँ। तो यूके अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट हो ही हो और बस अब जाना ही जाना है, तो फिर यूके एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं थोड़ी-सी ऐड कर दूँ कि मास्टर्स तो 1 ईयर का है, लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से दी जाती है स्टूडेंट्स को, ख़ुसूसन जो इंजीनियरिंग के या फिर बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये अपॉर्च्युनिटी बड़ी अच्छी मिल जाती है कि उनको एक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्लेसमेंट ईयर ऑफ़र किया जाता है। प्लेसमेंट ईयर क्या चीज़ होती है? वो ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी 1 साल आफ्टर डिग्री देती है कि आप अगर कोई जॉब करना चाहते हैं या आप कोई वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं या फिर आप चलिए वॉलंटियर तो नहीं कहना चाहिए इसको, अगर आप कोई किसी भी इदारे में या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप किसी फर्म के अंदर अगर आपको चले पेड जॉब ना मिल रही हो, अनपेड जॉब करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक प्लेसमेंट ईयर दिया जाता है 1 साल का कि चलो ठीक है 1 साल हम आपको पढ़ाएँगे, 1 साल आप प्लेसमेंट ईयर हम आपको देंगे, उसमें आप जॉब वगैरह करें। उसके बाद हम जो जब ये कंप्लीट हो जाए, तो हम आपको 2 साल का वर्क परमिट दे देंगे, पीएसडब्ल्यू जिसको कहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है ख़ुसूसन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको ये ज़रूरत होती है आईटी के स्टूडेंट्स को कि वो सिर्फ पढ़ें ही ना बल्कि कोई ना कोई प्रैक्टिकल वर्क भी करें और किसी कंपनी के साथ मिलकर करें। तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ उनको ये ऑफ़र कर रही होती हैं कि 1 साल का हम आपको स्टडी वीज़ा दे रहे हैं, 1 साल का हम आपको वर्क परमिट या आपको प्लेसमेंट ईयर दे रहे हैं। और प्लेसमेंट ईयर के अंदर होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ खुद भी ऑफ़र कर रही होती हैं, खुद भी ढूँढ के दे रही होती हैं जॉब्स या प्लेसमेंट्स, और और स्टूडेंट्स खुद भी ढूँढ सकते हैं। वैसे तो अमूमन इसमें यही होता है कि स्टूडेंट्स खुद ही ढूँढें और खुद ही करें, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं कि जो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपको दे देती हैं। ज़ाहिर है कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉपर जॉब्स के हवाले से डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, तो आप उनसे जितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर लें, वो आपको उतना अच्छा कोई ना कोई मौका फ़राहम कर देते हैं। अब उससे कितना फ़ायदा उठाना है वो आपके अपने ऊपर होता है। ये चंद बातें हैं कि यूके के एडवांटेजेस क्या हैं इस वक़्त। इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रोसेस कैसे करना है? अब ज़ाहिर है कि नेक्स्ट बात ये होती है कि अच्छा ठीक है, बात तो समझ आ गई कि यूके बहुत अच्छा कंट्री है, आपने बता दिया, और ठीक है उसमें वीज़ा रेशो भी अच्छी है और जॉब्स भी मिल जाती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं, पीएसडब्ल्यू भी मिल जाता है, प्लेसमेंट ईयर भी है, फ्रेंडली पीपल भी हैं, और फिर उसके बाद मॉडरेट वेदर भी है, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, 1 ईयर मास्टर्स है, सब कुछ है। हमें ये बताएँगे भाई जाना कैसे है? प्रोसेस करना कैसे है? उसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें तो हम आपको बता देंगे। लेकिन हमारी कराची की ब्रांच जो है दुनिया कंसल्टेंट्स की, उससे रब्ता करना चाहें उससे रब्ता कर लें। ये ना भी करना चाहें आप तो क्या तरीक़ाकार है? बहुत आसान, मतलब यूके का प्रोसेस जितना सिंपल और ईज़ी है, मेरा नहीं ख़्याल किसी और कंट्री का इतना ईज़ी है। सिंपल ये है कि सबसे पहले अपना कोर्स फाइंड आउट करें। आपने ज़्यादातर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही होंगे मेरा ख़्याल है एनआईडी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हो सकता है और भी स्टूडेंट्स हों, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने अब अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आप ये सोचें और ये तलाश करें कि आपने कोर्स कौन-सा करना है। इसमें कंसल्टेशन भी दी जा सकती होती है। मैं हर वक़्त हाज़िर हूँ, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने में से किसी ने भी राब्ता करना हुआ, मेरा फ़ोन नंबर जो है, जो आप लोगों के जो भी इस सेशन को कंडक्ट करवा रहे हैं उनसे ले लीजिएगा, या ईमेल एड्रेस ले लीजिएगा, मुझे राब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा, कोई मसला नहीं है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ये सोचेंगे मैंने कौन-सा कोर्स करना है। अब इसमें ज़ाहिर है कि आपको कुछ ना कुछ अपने हवाले से पता होता है कि मैंने पढ़ना क्या चाहता हूँ, जाना किस में चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये करें कि खुद सोचें और उसके बाद कोर्स तलाश करना शुरू करें। अच्छा, गूगल के ऊपर लिस्ट मौजूद है यूनिवर्सिटीज़ की, आप खोल लें और देखें कि मेरा कोर्स किस-किस यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है और उसकी फ़ी कितनी है और उसमें स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है। अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं यूके में कि वो ये कहते हैं कि हमने लंदन में जाना है, मैनचेस्टर में जाना है, बर्मिंघम में जाना है,
बड़े सिटीज़ को फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि छोटे सिटीज़ या छोटे टाउन्स में जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो मौजूद हैं, वो ऑफ़र कर रही होती हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो उनकी तरफ वो देखते ही नहीं हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को रिसर्च करनी चाहिए और करें, और उसके बाद देखें कि किस यूनिवर्सिटी में आपसे आपका जो रेलेवेंट कोर्स है या जो आपने कोर्स सोचा है वो पढ़ा हुआ है। उसको तलाश करने के बाद देखें कि उसके एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी फ़ी क्या है, उसमें स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है। इस अंदाज के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को फिर शॉर्ट लिस्ट करें। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपने 5-6 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट कर ली, तो उसके बाद उनको उनमें अप्लाई करना शुरू कर दें। अप्लाई करने का भी बड़ा ईज़ी तरीक़ाकार होता है। एक तो ये है कि आप किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता कर लें, और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप खुद अप्लाई कर लें। अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ आपको आपकी ईमेल के ज़रिए कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी ईज़ी होता है बिल्कुल। इसमें मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ कि ज़रूरी क्या होती हैं। आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए आपके पास, आपके टीचर्स की तरफ से जिस यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़े हैं। आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, रिज़ल्ट कार्ड्स कह लें, और सर्टिफ़िकेट्स जो आपके हैं वो होने चाहिए। लास्ट जितने भी आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है या 4 ईयर कोई सा भी बैचलर्स किया है, उसके ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफ़िकेट, आपका इंटरमीडिएट का ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफ़िकेट, या ओए लेवल्स अगर आपने किया तो उनका ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफ़िकेट, ये रख लेने के बाद इसके अलावा आप अगर आपका गैप आ गया, फ़र्ज़ करें आपकी डिग्री कंप्लीट हुए हुए 3-4-5 साल गुज़र गए। अच्छा, यूके का एक बहुत अच्छा पॉइंट ये जो मैं मिस कर गया था, वो ये कि यहाँ ये एक वाहिद कंट्री ऐसा है कि जो अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, आप एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं, आपका 20 साल का गैप भी है, तो भी आप जा सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ आपको प्लेसमेंट, आपको एप्लीकेशन आपकी मान भी लेते हैं, आपको ऑफ़र भी दे देते हैं, आपको एडमिशन भी दे देते हैं, आपको कैश भी दे देते हैं और आपका वीज़ा भी ग्रांट हो जाता है। यानी कि इन यूनिवर्सिटीज़ को ये प्रॉब्लम नहीं है कि कितने साल हो गए आपको पढ़े हुए। अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है और एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे आप पूरा उतरते हैं, आपका 20 साल का गैप भी है, इवन कुछ केसेज़ में तो मैंने 20 साल से ऊपर भी गैप देखे हैं, और 20 साल का गैप भी है, तब भी आपका सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाता है, कोई मसले मसले वाली बात नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कितना अरसा होगा पढ़ते हुए। चूँकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर किसी वक़्त इंसान आ सकता है। तो ये भी एक बहुत पॉज़िटिव पॉइंट है यूके का, जो कि बाकी कंट्रीज़ में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं। नंबर 1, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, आपकी डिग्रीज़ ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, आपका आईएलटीएस का स्कोर होना चाहिए, अगर कोई इंग्लिश ऑल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने किया है वो होना चाहिए। अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट बिल्कुल आप देना नहीं चाहते, एग्ज़ामिनेशन चाहते हैं, तो ठीक है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास अगर आपका गैप है तो आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आप कर दें अप्लाई। एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी, बहुत क्विक रिस्पॉन्स टाइम है, विद इन वीक टू 1 वीक और 2 वीक आपको ऑफर लेटर या आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बता दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया या नहीं हुआ। इतना सा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगला काम क्या करना होता है आपने ये करना होता है कि फिर उसके बाद आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स शो करवाने होते हैं, या आपने बताना होता है कि मेरे पास पैसे मौजूद भी हैं या नहीं। ऑफर लेटर आ गया, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपने उसके बाद करवानी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ी। अब यूनिवर्सिटी में फ़ी कैसे जमा करवानी है, जो फ़ी आ रही है वो आपने यूनिवर्सिटी के ऊपर वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है कि हाउ टू पे पे जाएँ, जो भी तरीक़ेकार है उसको चेक करेंगे किस तरीके से आपने फ़ी पे करनी है। सबसे आसान तरीक़ेकार पाकिस्तान से ये होता है कि आप अपने बैंक से यूनिवर्सिटी के बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट होने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं, चेक करने के लिए कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं भी कि नहीं। तो वो इंटरव्यू की गाइडलाइंस भी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। वैसे बहुत सिंपल सा इंटरव्यू होता है जिसमें ये पूछा जाता है कि आप यूके क्यों आ रहे हैं, व्हाई यू आर कमिंग टू यूके, व्हाई यू हैव चूज़न यूके, व्हाई यू आर चूजिंग दिस कोर्स, हू इज़ गोइंग टू फंड योर स्टडीज़, और व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 15-20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, जिसकी गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद भी होती हैं, और वैसे भी वो आपको अलग से भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम आपसे क्या पूछने वाले हैं। तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं, कुछ नहीं लेती। आपने फ़ी जमा करवाई, इंटरव्यू दिया, अगर इंटरव्यू नहीं है तो इट्स ओके। आपने अपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। अब बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? यूके की यूनिवर्सिटीज़ या यूके वीआई, यूके वीज़ाज़ इमिग्रेशन की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने फ़र्ज़ करें फुल स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहे, या चलें फुल स्कॉलरशिप पे जा भी रहे हैं, तो अब आपको फ़ी वेवर तो मिल गया 100%। तो आपने
ये शो करवाना होता है कि अब हमारे पास वहाँ के रहने के एक्सपेंस भी हैं 1 साल के। तो इसके लिए आपको फिर बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी। अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप इस अंदाज में मिली हुई है कि आपको फी वेवर भी मिल गया और आपको उसके अलावा वहाँ के वहाँ का स्टाइपेंड भी मिल गया, तो फिर तो शो नहीं करवाना आपने कुछ भी। लेकिन अगर आप में से इसमें से एक चीज़ या दोनों चीज़ें नहीं मिली, तो फिर आप क्या करते हैं कि रिमेनिंग फी भी अपनी शो करवाते हैं कि मेरे पास मौजूद है, और आपके पास जो वहाँ के लिविंग एक्सपेंस है वो भी आपने शो करवाने होते हैं। तो तकरीबन आपको अगर आप हाफ फी पे करके जा रहे हैं और हाफ फी आपकी रहती है और वहाँ के लिविंग एक्सपेंस भी शो करवाने हैं, तो ऑलमोस्ट आप ये कह लेंगे 60-65 लाख 70 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपको शो करवानी पड़ती है, जो कि 28 डेज़ के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में रखने पड़ते हैं या अपने वालदैन से अकाउंट में रखने पड़ते हैं। और जब तक वीज़ा ग्रांट नहीं हो जाता, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, और वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर आपका वीज़ा जब आ जाता है तो फिर वो तब तक आपने वो पैसे शो करवाने होते हैं। अच्छा, इसमें बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवा दी, फिर उसके बाद आपको कैश मिल जाता है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। जब आपको कैश लेटर मिल जाता है आपका, तो उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपने 2 फीस और देनी होती हैं। उससे पहले एक टीबी टेस्ट करवाना होता है आपने, वो 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का हो जाता है। उसके बाद फिर आपने वीज़ा फ़ी पे करनी होती है एम्बेसी को, वो 490 पाउंड्स होते हैं, और आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है, जो तकरीबन 1 डेढ़ साल के लिए 730 पाउंड्स बनते हैं। ये आप पे करते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसकी समझ ही ना आ रही हो, और तकरीबन आप कह लेंगे 30-35 क्वेश्चन होते हैं। वो फिल करने के बाद आपका वीज़ा फाइल कर देते हैं। आप वीज़ा फाइल करते हैं तो विदिन 3 वीक्स आपका वीज़ा आ जाता है। इनके प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ और तेज़ है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है, और इसके बाद फिर आप वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, अकोमोडेशन के हवाले से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अच्छा, मैं वहाँ पे चला तो जाऊँ, सब कुछ करवा लूँ, तो मैं वहाँ पे अकोमोडेशन का कैसे करूँगा? सबसे पहले तो ये कि हर यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी, 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको अकोमोडेशन ऑफर कर रही होती हैं, और बहुत अच्छी प्राइस के अंदर, यानी कि अफोर्डेबल प्राइस के अंदर वो ऑफर कर रही होती हैं। और सबसे बेहतर भी यही होता है कि आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहें। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको के साथ बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं, और उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ गपशप लगाना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, ये आपके लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए ये सबसे मज़ेदार चीज़ होती है, कि 30-40 मुल्कों के स्टूडेंट्स के साथ आप एक स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर रह रहे हैं, और माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर रहें। तो मैं तो यही हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहें। हाँ, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं रहना चाह रहे, तो फिर ये है कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन ले लें। आप कुछ 4-5-6 स्टूडेंट्स के साथ मिलके कोई रेंट आउट कर लें किसी प्रॉपर्टी को या हाउस को। इस अंदाज के अंदर भी रहा जा सकता है। बहरहाल, अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जा रही होती है। अगर वहाँ से आपको ना मिल रही हो, तो फिर बहुत सी वेबसाइट्स हैं या फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है, वहाँ से आप सर्च आउट कर सकते होते हैं। तो इस अंदाज में आप वहाँ पे चले जाते हैं और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और जॉब्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। वैसे भी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं, वो करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर आप प्रॉपर जॉब कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। आप उसके बाद कोई और, अगर अपनी रेलिवेंट जॉब नहीं है, किसी और इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई और जॉब मिल रही है, वो भी कर सकते हैं। यानी किसी भी किस्म की जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये कि कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ठीक है, हमने 1 साल का मास्टर्स भी कर लिया, 2 साल का हमने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी एंजॉय कर लिया, अब हम आगे क्या करेंगे? तो इसमें सबसे अहम बात ये है कि आगे, या अगर तो आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप पीएचडी के अंदर एनरोल हो जाएं। अ, कई स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि जो मास्टर्स के लिए गए हैं और मास्टर्स उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में किया, तो उनकी यूनिवर्सिटी ने उन्हें फुली फंडेड पीएचडी पे ऑफर कर दी। और अगर फुली फंडेड आपको पीएचडी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर कर दे, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? वरना अगर किसी और कंट्री में जाकर पढ़ना है, किसी और कंट्री में जाकर पढ़ लें, किसी और कंट्री में जाकर रहना है, किसी और कंट्री में जाकर रह लें, किसी और कंट्री में जाकर जॉब करनी है तो जॉब कर लें। यूके का सबसे बड़ा जो एडवांटेज एक ये भी है कि ये ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहाँ से सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा आपको नज़दीक पड़ती हैं, यानी कि यूरोप बिल्कुल साथ है। अगर आपने नॉर्थ अमेरिका की तरफ भी जाना है, कनाडा, अमेरिका की तरफ, तो भी वो बिल्कुल करीब पड़ते हैं आपको। और बड़ी ऐसी लोकेशन है कि बड़ी सेंट्रल किस्म की लोकेशन में मौजूद है ये मुल्क। और वहाँ से जाके वीज़ाज़ लेना, यानी कि विज़िट वीज़ाज़ दूसरी कंट्रीज़ के लेना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, और बड़ी ईज़िली आपको शेंगन वीज़ा भी मिल जाता है, अमेरिकन वीज़ा भी मिल जाता है, कैनेडियन विज़िट वीज़ा भी मिल जाता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के बाकी अय्याम जो हैं उन मुल्कों में जाके गुजारना चाहते हैं और वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। यूके में करना चाहते हैं तो यूके में अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपका वर्क वीज़ा आपको मिल जाता है,
और तो उसके बाद ये होता है कि 5 साल बाद आपको ILR, जिसको हम PR भी कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, और विच इज़ लीडिंग टुवर्ड्स नेशनलिटी। तो इस अंदाज के अंदर आप रह सकते हैं। खैर, ये तो इंसान के अपने अपने प्लान्स होते हैं, कोई वापस आना चाह रहा होता है, कोई वहीं पे रहना चाह रहा होता है, कोई कहीं और जाना चाह रहा होता है। तो ये तो हर बंदे का अपना प्लान होता है, अपना नसीब होता है, वो क्या करे और क्या ना करे। तो ये अमूमन स्टूडेंट्स की अपनी चॉइसेस के ऊपर ही होता है। अच्छा, मेरे ज़हन में इसके अलावा कोई और बात नहीं आ रही स्टडी इन यूके के हवाले से, तो मैं यहाँ पर अपनी जो गुफ्तगू है उसको ख़त्म करता हूँ। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दें मुझे, किस अंदाज के अंदर मैंने क्वेश्चंस को आंसर करना है। मेरी तरफ से इतना ही है आपके लिए। इब्राहिम भाई, अगर क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो किसी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट कर दे हमारे पेज पे, तो हम उनको पढ़ के जवाब दे देंगे। चलें, ठीक है। ये कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, तो अगर कोई कमेंट आ जाता है तो फिर ठीक है, मैं कोई आंसर कर देता हूँ। किसी और के कोई अगर क्वेश्चंस हुए, आप में से किसी लोग के क्वेश्चन हुए, तो वो भी मैं आंसर कर दूँगा। काइंडली शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हुआ, नहीं तो फिर सेशन को एंड कर लेंगे। ठीक है जी। जी जी इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई, 2 सवाल आए हुए हैं, अच्छा, देखते हैं हम। पहला ये है, सबूर शाह ये पूछ रहे हैं कि इस प्रोसेस में कितना टाइम पीरियड होता है। आपका प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ चले और किसी किस्म की कोई हर्डल पेश ना आए, तो मेरे ख्याल में 2 to 3 मंथ्स के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 2 मंथ्स के अंदर भी कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले हैं मुझे, बल्कि मैंने ही उनको डील किया है, जिनका प्रोसेस विद इन 40 डेज़ भी कंप्लीट हुआ है। यानी कि जिस दिन वो मेरे पास आए और जिस दिन उनका वीज़ा उनके पास आया, तो ये सारे प्रोसेस के अंदर 40 डेज़ लगे थे। तो आप, ये डिपेंड करता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट है, आपने टेस्ट क्लियर किया हुआ है, तो ये मेरा ये ख्याल है कि, और आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल रेडी है, अगर आप पेड जाना चाह रहे हैं, पैसे दे के जाना चाह रहे हैं, तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 45 to 60 डेज़ के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई एम अप्लाइंग फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप स्टक एट यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर पार्ट, काइंडली गाइड। यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई कर दिया हुआ है और ऑफर लेटर नहीं आ रहा, तो इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि उनके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है एप्लीकेशंस का, और वो उस वॉल्यूम को, चूँकि यहाँ पर यूके में या बाकी कंट्रीज़ में होता क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब किताब होता है। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो तो आपकी एप्लीकेशन कभी-कभार बिल्कुल लाइन में होती है और वो उसका वक़्त ही नहीं आ रहा होता। या फिर दूसरी वजह ये होती है कि आपकी ने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं की होती है, और उस डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने की वजह से आपका जो ऑफर लेटर है वो थोड़ा-सा स्टक हो जाता है। ये 2 वजूहत हो सकती हैं। तो यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, अगर आपको एप्लीकेशन सबमिशन की ईमेल आ चुकी है और उसके ऊपर स्टूडेंट आईडी नंबर लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सिटी को कॉल करें और कॉल करके पूछें कि ये मेरा स्टूडेंट आईडी नंबर है, तो काइंडली मुझे ऑफर लेटर के मुतालिक बता दें, या उनको ईमेल करके उनसे पूछ लें। टेस्ट ऑनलाइन भी होते हैं और सेंटर बेस्ड भी होते हैं, यानी कि आइल्स अगर करना है या पीटी करना है तो सेंटर बेस्ड भी हैं, ऑनलाइन भी हैं। जो यूके में जो टेस्ट चल रहे हैं, लैंग्वेज सर्ट है या ऑक्सफर्ड है, वो दोनों ऑनलाइन है। डुओलिंगो भी ऑनलाइन है। जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं, वो सेंटर बेस्ड भी होते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं। पीएचडी के लिए अगर तो आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आइल्स ज़रूरी है।
जीपीए मैटर तो एडमिशन के लिए ज़ाहिर कर रहा होता है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी होती हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं आप तो ही आपका एडमिशन होता है, लेकिन बहरहाल ये अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद होती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं कि जो जीपीए को नहीं देखती बल्कि परसेंटेज को देखती हैं। तो अगर 55 या 60% से ऊपर हो तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है। अ, अच्छा, ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के हवाले से आप बात कर रही हैं। सबको कॉन्टैक्ट करना है, सबको कॉन्टैक्ट कर लें, ये तो अब आपके ऊपर है, जैसे आपका मूड है। मदीहा अफरोज़, सबको कॉन्टैक्ट करना है, सबको कर लें। वैसे तो ये है कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अमूमन बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है ये। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है ये ठीक ठाक कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप होती है, तो इसमें टाइम बहुत ठीक ठाक लगता है। या आपने इसका पोर्टल होता है, इस पोर्टल के ऊपर वैसे अपडेट आ रही होती है। पता नहीं आपके पोर्टल पे क्यों नहीं अपडेट आ रही, आनी चाहिए अपडेट। लेकिन ये कम्पिटिटिव होती है। अगर आपका आपकी जो एकेडमिक्स हैं और आपका आइल्स का वगैरह स्कोर जो है वो लो है, तो ये पॉसिबल है कि आपको ये स्कॉलरशिप ना मिले, इसलिए कि कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप होती है। और उसमें जो आपने वो 4 क्वेश्चंस होते हैं मेरे ख्याल में, उसका अगर आंसर ठीक अंदाज में नहीं दिया हुआ तो कम चांस होते हैं इसके मिलने के। बहुत कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप होती है। बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है बिल्कुल शो करना। अगर आप, एक तो होता है ना कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं जिसमें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ी वेवर भी मिला है 100% का और आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, तो फिर तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है, यानी फ़र्ज़ करें आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी आपको फ़ी वेवर मिल गया लेकिन आपको जो है वो स्टाइपेंड नहीं मिला, तो वो आपको लिविंग एक्सपेंस शो करने पड़ते हैं। या फ़र्ज़ करें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से 100% फ़ी वेवर नहीं मिला बल्कि 50% मिला और 50% में से आपने 30% सबमिट करवा दिए, तो 20% जो फ़ी रिमेनिंग है वो भी आपको शो करवानी पड़ेगी और जो आपके लिविंग एक्सपेंस है वो भी शो करवाने पड़ेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट शो करवाना ज़रूरी है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं, लेकिन फिर वही बात के इनकी तरफ एक तो जाना भी नहीं चाहिए और दूसरा ये कि ये बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स बहुत कम देखे हैं मैंने। ज़्यादातर ये हैं कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप हैं या फिर कंट्री बेस्ड, कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं सही, लेकिन बहुत कम है। ये ढूंढने पड़ेंगे आपको बड़े तसल्ली के साथ। उससे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स अमूमन जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की बजाय आपको इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं ये बात समझा पाया हूँ, मसलन फ़र्ज़ करें मेरा एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है दुनिया कंसल्टेंट, और मैंने ऐलान किया कि मैं 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता हूँ यूके की। अब ये मैं साथ ही कह देता हूँ ये मेरिट बेस्ड नहीं है बल्कि नीड बेस्ड है, तो अमूमन इस अंदाज के अंदर स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं नीड बेस्ड, बजाय इसके कि आपको यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करें। यूनिवर्सिटीज़ कम भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन करती हैं। आपको ढूंढने पड़ेंगे लेकिन थोड़े से। चलें जी, ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर इजाज़त लेते हैं जी, आप लोगों एक से। 1-2 मिनट देख लेते हैं इब्राहिम भाई, अगर नहीं है जी, तो फिर खत्म करते हैं। जी ठीक है। एक और सवाल आया। देख लेते हैं। नहीं, स्पेसिफिक टाइम हर इनटेक का होता है, यानी कि फ़र्ज़ करें आप जाना चाहते हैं जनवरी इनटेक के अंदर, तो उसका टाइम होगा उससे पहले के 3-4 महीने, ठीक है? यानी कि आजकल जो पीरियड चल रहा है, वो अगर आपने जनवरी इनटेक में जाना है तो उसके लिए टाइम चल रहा है। अगर फ़र्ज़ करें आप जाना चाह रहे हैं सितंबर इनटेक में, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये होगा कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जनवरी या दिसंबर के बाद ओपन होगी फॉर द सितंबर इनटेक। तो स्पेसिफिक टाइम इस अंदाज में होता है कि चूँकि 3 मल्टीपल इनटेक्स होती हैं, तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं अप्लाई करने की। ये नहीं है कि एक ही इनटेक आनी है तो उसका एंट्री टेस्ट का टाइम आना है। एंट्री टेस्ट तो अमूमन नहीं होते, आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं, वो अगर आप पूरी करते हैं
तो बस ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। उसमें आप जिस इनटेक में आप जाना चाहें उससे कोशिश करें कि 6 महीने पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें, ईजी हो जाएगा ज़रा। बिल्कुल एंड पे जाके प्रोसेस करेंगे तो ज़रा मुश्किल होगा आपके लिए। ये चेक कर लें आप कॉमनवेल्थ की जो स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको टेस्ट करके करना चाहिए। अगर वो बगैर टेस्ट के भी आपको कह रहे हैं कि आप फॉर्म सबमिट कर दें तो लाजमी कर दें। ये आपको उनकी स्कॉलरशिप पे जाकर देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती वीज़ा सक्सेस के ऊपर। यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बस, दैट्स ऑल। और वो अगर यूनिवर्सिटी कि, किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं तो 99% वीज़ा आपको मिल ही जाता है। कॉलेजेस के वीज़ा नहीं मिलते यूके के अंदर, इसलिए यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए। रैंकिंग मैटर नहीं करती, वो किस बेशक वो बिल्कुल लोवेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी है यूके की, तब भी उसका वीज़ा आपको मिलेगा। अकोमोडेशन ईजिली मिल जाती है, लेकिन ये है कि इस पे थोड़ी सी टाइमली अगर आप वर्किंग स्टार्ट कर दें तो बेहतर होता है। देखें, अगर तो आपने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेनी है तो ज़ाहिर है कि आपने एक प्रॉपर प्लान किया हुआ है कि फ़र्ज़ करें सितंबर 2024 के अंदर जा रहे हैं, आप जनवरी 2024 के अंदर जा रहे हैं, तो अभी से आप प्लानिंग स्टार्ट कर दें कि ठीक है जी, मैंने अकोमोडेशन लेनी है, मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, तो वहाँ की अकोमोडेशन को अभी से चेक करने शुरू कर दें। तो अ, तो फिर तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 11th हॉर के ऊपर जाके कोशिश करेंगे कि मुझे अकोमोडेशन मिल जाए, यानी कि हर चीज़ आपने कंप्लीट कर ली, वीज़ा भी लग गया और उसके बाद आप कहें कि चलो अब अकोमोडेशन को का करते हैं, ढूँढते हैं अब अकोमोडेशन, तो फिर तो अकोमोडेशन आपको मुश्किल से मिलेगी। क्योंकि उस टाइम बहुत से स्टूडेंट्स के वीज़ा लग चुके होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, तो ज़ाहिर है कि मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो टाइमली अगर प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, अकोमोडेशन ईज़िली मिल जाएगी। और एवरेज प्राइस पर मंथ फॉर ग्रोसरीज़ अकोमोडेशन और कितनी होती है? होता ये है कि जो आपकी अकोमोडेशन, अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ले रहे हैं ना, तो वो तकरीबन 400 पाउंड्स पर मंथ आपको मिल जाती है। और अगर आप अकोमोडेशन कर रहे हैं दोस्तों के साथ मिलके या स्टूडेंट्स के साथ मिलके, कोई एक किसी ऐसी कोई आपने हाउस रेंट कर लिया है, तो वो आपको सस्ता भी पड़ सकता है। यानी कि हम जब रह रहे थे तो मेरे साथ कुछ कज़न्स थे, तो हम सब ने मिलके एक अकोमोडेशन ले ली, यानी कि एक घर लिया और उसको हमने रेंट आउट कर लिया। हमने कहा चलो इसमें रहते हैं, तो वो हमें काफ़ी उस लिहाज से सस्ती पड़ गई कि हम कज़न्स ही उसके अंदर रह रहे थे और भी 3-4 लोग थे, तो वो बहुत ही उस लिहाज से कम पैसे बन गए। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते हैं तो तकरीबन 400-450 पाउंड्स आपके पर मंथ लग जाते हैं। लोगों के साथ मिलके आप अकोमोडेशन कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट 5-7 स्टूडेंट मिलके, तो आपको कम पैसों में मिल जाती है, 200 पाउंड तक भी मिल जाती है, फिर 250 पाउंड तक भी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप एक अकोमोडेशन के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। लेकिन वैसे आपसे हमें ये रखें कि 300 पाउंड तक तकरीबन आपको अकोमोडेशन पड़ जाती है। और अगर आप ग्रोसरीज के हवाले से देखें तो एक बंदे का पूरे महीने का जितनी भी ग्रोसरीज हैं या उसका खाने पीने का खर्चा है, वो 100 टू 120 पाउंड्स होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। गिवन आप खाना घर में खुद बना के खा रहे हो। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट से खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, यानी कि यही आपकी अमाउंट जो है 400-500 पाउंड के ऊपर चल जाएगी। लेकिन अगर आप सारी ग्रोसरीज करके और ग्रोसरीज भी करें, खाने पीने का भी करें, तो ये आपका 100 टू 120 पाउंड से ऊपर नहीं जाता एक्सपेंस। तो अगर 300 आपका अकोमोडेशन के ऊपर लग रहा है, 100-120 के ऊपर लग रहा है, और तकरीबन आप 100 टू 150 आप रख लें अपनी ट्रैवलिंग के ऊपर, तो ये तकरीबन आप कह लें कि 600 पाउंड के अंदर आप इजीली मैनेज कर लेते हैं सारा कुछ। और पार्ट टाइम जॉब से बिल्कुल इजीली आप अर्न कर लेते हैं। मतलब पार्ट टाइम जॉब्स आपको अलाउ होती हैं 20 आवर्स पर वीक, जो आपके टर्म टाइम चल रहा होता है जब आपकी क्लासेस होती हैं। तो 20 आवर्स पर वीक अगर आप जॉब करें तो आपको पर और जो वेज है वहाँ पे मिनिमम वेज वो इस वक्त 10 पाउंड 13 सेंट्स चल रही है गालिबन। तो 10 पाउंड भी फर्ज करें आपको मिलते हैं, अब कभी कभार इससे ज़्यादा मिल जाते हैं, कभी कभार कम भी मिल जाते हैं, लेकिन 10 पाउंड भी अगर आपको मिले
तो 20 आवर्स पर वीक का मतलब यह है कि आप महीने के अंदर 800 पाउंड अर्न कर लेते हैं। तो 800 पाउंड के अंदर आप इजीली मैनेज कर लेते हैं सारा कुछ। और जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो आपको फुल टाइम वर्क मिला होता है। ब्रैम भाई, मेरे पास एक सवाल आया है व्हाट्सएप पे, एक बच्चे ने मैसेज किया है। वो पूछ रहा है कि जो पैसे लॉक करवाने होते हैं उसका क्या हाँ जी, सीन होता है, कि मतलब कितने पैसे लॉक करवाने हैं और क्या करना होता है उसमें। देखिए वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपको आपकी रिमेनिंग फ़ी कितनी है और आपके लिविंग एक्सपेंस कितने हैं। अब इसमें ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, जो हमारा बेस्ट सिनेरियो तो है वो है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए विद स्टाइपेंड। तब तो आपको ₹1 भी शो नहीं करवाना पड़ रहा अपनी बैंक स्टेटमेंट में। अगर आपको इनमें से चलें हम वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर चल जाते हैं कि फ़ी थी आपकी 14,000 पाउंड, 7,000 पाउंड आपने पे कर दिया और आप जा रहे हैं आउटसाइड लंदन किसी सिटी के अंदर जहाँ के लिविंग एक्सपेंस है 9,207 पाउंड्स। तो 7,000 पाउंड्स प्लस 9,000 पाउंड्स दोनों आपको शो करवाने पड़ेंगे, यानी कि 16,000 पाउंड्स, विच इज़ मेरे ख्याल में इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 60-62 लाख रुपए। तो इतने आपको शो करवाने पड़ जाएंगे। आप फर्ज कर लेते हैं आपकी यूनिवर्सिटी थी लंदन के अंदर चूंकि ज़्यादा शो करवाने पड़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी भी लंदन में थी, फ़ी भी 14,000 पाउंड थी, 7,000 पाउंड आपने पे कर दिए हैं, पीछे 7,000 पाउंड रहते हैं, 7,000 पाउंड आपने वो भी शो करवाने हैं, लंदन के लिविंग एक्सपेंस 12,000 पाउंड है वो भी शो करवाने हैं, तो 19,000 पाउंड, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 7 मिलियन बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं, आपकी रिमेनिंग फ़ी कितनी है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपको मिल गई है जिसमें आपको आपकी फ़ी बनी है ऑफर्ड स्कॉलरशिप 10,000 पाउंड या 11,000 पाउंड। आपने मेजर पेमेंट यहाँ से कर दी है, आपने 7,000 पाउंड यहाँ से पे कर दिए, 8,000 पाउंड पे कर दिए, पीछे रह गए 3,000 पाउंड आपकी रिमेनिंग फ़ी रह गई, 9,000 पाउंड लिविंग एक्सपेंस रह गए, तो आपको कुल मिला के 12,000 पाउंड शो करवाने पड़े। तो 12,000 पाउंड बने ऑलमोस्ट आपके कोई 40 लाख रुपीस। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कितनी रिमेनिंग फ़ी है, वो यूनिवर्सिटी किस सिटी के अंदर है, आपको स्कॉलरशिप कितना मिला हुआ है, आपको स्टाइपेंड मिला है या नहीं मिला, आपको फ़ी वेवर कितना मिला हुआ है, आपने फ़ी पे कितनी की हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको ये करवाना पड़ता है। आप कंसल्टेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। कंसल्टेंट के थ्रू ये हो जाता है कि बहुत सी बातें जो आपने खुद समझनी होती हैं वो आपको वो पहले ही समझा देता है, क्योंकि वो उस प्रोसेस से कई दफ़ा गुजरा होता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, खुद भी अप्लाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है किसी भी किस्म का। चलिए ब्रैम भाई, फिर आई गेस और क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, वेट करना है या फिर इसको ऑफ करें। डेट ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच ब्रैम भाई, हम इंतहा मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से निकाला। तो ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।